अरे वाह बहू, तेरे हाथ के खाने की तो बात ही निराली है। सच में मजा ही आ गया आज तो। शुक्रिया माँ जी। सच में भाभी, दुनिया के सारी आलू के पराठे एक तरफ और आपके हाथ के आलू के पराठे एक तरफ, आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता। तो बीवी किसकी है? मैं तो दुनिया का सबसे लकी पति हूँ। अरे बाप रे, इतनी सारी तारीफें। वैसे आप सबका बहुत शुक्रिया। पर बहू, ये सब सच ही तो है। कहाँ आजकल की बदतमीज और मूर्ख लड़कियां, और कहा तू जिसमें नए जमानों के तौर तरीकों के साथ साथ पुराने जमाने के संस्कार भी है। प्रियंका अपने ससुराल में बहुत खुशी से रह रही होती है। फिर कुछ ही दिनों बाद उसके देवर अभय की शादी उनके ही गांव की लड़की रजनी के साथ तय होती है। अरे प्रियंका बहू, अब तो तेरी देवरानी आने वाली है, वो भी गांव से। उतनी ही तुझे हर काम में मदद मिल जाया करेगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ माँ जी, वो तो है। मैं भी देवर जी और रजनी की शादी के लिए बहुत उत्सुक हूँ। रजनी के यहाँ आने पे मुझे गाँव की सीक्रेट रेसिपीज भी सीखने मिलेगी। सच में हम दोनों खूब मजे करेंगे। हाँ बहू, ये बात तो तूने एकदम सही कही है। दिन बीतते जाते हैं और अभय और रजनी की शादी हो जाती है। फिर ससुराल में आने के बाद, अरे वाह रजनी बहू, अच्छा हुआ जो तू जल्दी उठकर सच संवर कर आ गई। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है ना। चल, गैस पर तिलक करके सबसे पहले कुछ मीठा बना दे और वो पदार्थ भगवान को भोग लगा दे। उसके बाद ही हम उसे खाएंगे और उसी के साथ तेरी रस्म भी पूरी होगी। क्या हुआ बहू, तू इतनी चौंक क्यों गई? माँ जी, आपको पता नहीं है क्या, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मैं तो गैस चलाना भी नहीं जानती हूँ और हमारे गांव में तो सभी लोग चूल्हे पर ही पकाते हैं। क्या? रजनी की ये बातें सुनकर वैदेही और प्रियंका चौंक जाते हैं। अरे लेकिन मुझे तो तेरी माँ ने यही कहा था कि हमारी बेटी को सब कुछ आता है। फिर तू अब ये क्या कह रही है? वही तो, उल्टा तुम तो गांव से हो ना, तो तुम्हें सारा खाना बनाना आना ही चाहिए। अगर यहाँ पर किसी शहरी लड़के की बात होती तो एक बार तो मैं समझ भी जाती। देखिए, मैं एक जमींदार की बेटी हूँ। हमारे घर में हर काम के लिए नौकर चाकर होते हैं। हाँ, मैंने खाना कैसे बनाते हैं ये सब देखा हुआ है, लेकिन मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। हे भगवान, ये कैसी बहू आ गई घर पे? लेकिन रजनी, एक सुहागन की सबसे पहली रस्म कुछ मीठा बनाने की ही होती है और तुम्हें इस रस्म को तो करना ही होगा। एक मिनट, तुम फिक्र मत करो। ये YouTube वीडियोस देखो, इसमें ये औरत हलवा बना रही है। इसका देख देख कर तुम भी वही हलवा बना लो और तब तक मैं तुम्हें गैस ऑन करके देती हूँ। अरे लेकिन जीजी, मुझे रसोई में जाना ही नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, मुझसे ये काम होगा ही नहीं। अरे रजनी, नहीं होगा ऐसे कहने से नहीं चलेगा। अभी फिलहाल के लिए ये वीडियो देखकर जैसे तैसे हलवा बना लो और ये रस्म पूरी कर लो। फिर बाद में धीरे धीरे मैं तुम्हें सारा खाना बनाना सिखा दूंगी। फिर रजनी YouTube पे वीडियो देख देख कर हलवा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उतने में उसका हाथ गरम कढ़ाई पे लगने के कारण जल जाता है। अरे नहीं, मेरा हाथ! अरे बाप रे, तू ठीक तो है ना बहू? अरे प्रियंका बहू, जरा वो क्रीम लेकर आ। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। फिर रजनी जली हुई जगह पर क्रीम लगाती है। हे भगवान, अब जाकर मेरी आत्मा में शांति आ गई। देखा, मैंने आप दोनों से पहले ही कहा था ना कि मुझे रसोई में नहीं जाना है, लेकिन आप दोनों की जिद के कारण मेरा हाथ चल गया। माफ करना रजनी, लेकिन रस्म भी तो जरूरी थी ना, और तुम्हें भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। तुम भी कितनी जल्दबाजी में हलवा बना रही थी। अरे रजनी बहू, अब इस बात को तू यहीं पर छोड़ दे। जो हुआ है उसे हम बदल तो नहीं सकते ना।
तू मेरे अभय की बीवी बन चुकी है और अब तुझे खाना बनाना नहीं आता। इस बात पर तुझे ताने देने से अच्छा यही होगा कि तू तेरी चोट ठीक होने के बाद अपनी जेठानी से खाना बनाना सीख ले। हाँ रजनी, और वो मैं तुम्हें अच्छी तरह से सिखा दूंगी। अरे क्या आप दोनों भी, पहले मेरी चोट तो ठीक होने दीजिए। रजनी इतना कहकर आराम करने चली जाती है। फिर एक दिन जब रजनी को अभय के साथ कहीं बाहर जाना होता है, तभी चलो अभय, मैं तैयार हो गई हूँ। अरे ये क्या, तुमने ये कैसी साड़ी पहनी है? क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं रजनी, ये फैशन बहुत गांव के टाइप का लग रहा है और इसे पहनकर तुम मेरे साथ मत चलो। एक मिनट रुको। भाभी, भाभी जरा इधर तो आओ। अब भाभी तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए। फिर प्रियंका वहां पर आती है। हाँ रजनी, देवर जी सही कह रहे हैं, ये फैशन 20 से 25 साल पुराना हो चुका है और यहाँ शहर में अगर तुम ये साड़ी पहनकर जाओगी तो 4 लोग तुम पर बहुत हंसेंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बताती हूँ तुम्हें कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। आओ मेरे साथ। नहीं, मुझे किसी के साथ भी कहीं नहीं आना है और मैं किसी के भी कहने पर कुछ भी नहीं पहनने वाली। और रही बात मेरी इस साड़ी की, तो मैं इस साड़ी में आपसे भी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ और मैं जो भी करती हूँ वो एकदम अच्छा ही होता है। इसीलिए मुझे कोई ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रजनी, बस जीजी, ज्यादा ज्ञान की देवी मत बनो। आप तो खुद को खुद ज्यादा ही सयानी समझती हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप उतनी सयानी हो नहीं। रजनी, तुम भाभी से इस तरह से बात नहीं कर सकती। भाभी माँ समान होती है। अरे तुम तो चुप ही रहो और मुझे मत सिखाओ। मेरी बस एक ही माँ है और मैं एक अमीर घराने से हूँ, अपने मन की मालकिन हूँ और किसी का कहना मानना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। खैर छोड़ो, वहां मेरे दोस्त पार्टी में मेरा और तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अब मैं वहां पर अकेला ही जाऊंगा। तुम्हें साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो चले जाओ ना, मैं भी तुम्हारे साथ आने के लिए मरे नहीं जा रही। बड़ा आया मुझे ज्ञान देने। रजनी भी मुंह फुलाकर अंदर चली जाती है और अभय पार्टी में अकेला ही जाता है। और रजनी की बढ़ती हरकतों को देखकर वैदेही और प्रियंका काफी परेशान हो जाती है। फिर एक सुबह, अरे रजनी बहू, आज प्रियंका बहू को सुबह जल्दी ही अपनी माँ के पास जाना पड़ा। उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है ना, इसीलिए। हाँ तो इसीलिए अब तुझे ही पूजा करनी होगी और सारी आरती भी बोलनी होगी। पूजा? वो तो 2 मिनट का काम है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं बहू, हमारे यहाँ पर पूरे 15 मिनट तक लंबी आरती बोली जाती है, वो भी हर सुबह। चल अब जल्दी से पूजा शुरू कर दे। अरे माँ जी, अगर एक दिन आरती नहीं बोली गई तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं दिया और अगरबत्ती जला देती हूँ ना। देखिए, 10 मिनट में मेरी गांव की सहेली का फोन आने वाला है, तो इतनी देर तक तो मैं पूजा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अरे कितनी बेशर्म है तू, तुझे तो भगवान के काम में भी कितना आलस आता है और क्या झूठे बहाने दे रही है। उससे तो कुछ नहीं हो सकता। गांव की हुई इसीलिए ये नहीं आता और वो नहीं आता, ये तो बस झूठी बातें हैं। असल में तो तू एक नंबर की आलसी और बिगड़ेल लड़की है। माँ जी, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। अरे बकवास बंद कर अपनी। तू अपनी जेठानी और अपने पति को उल्टा बोल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं भी तेरी बदतमीजी सहन करूंगी। मैं तेरी सास हूँ, सास, समझी कि नहीं? अब जा यहाँ से, मैं कर लूंगी पूजा। नालायक कहीं की। वैदेही की बातों से गुस्सा होकर रजनी अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन, अरे ओ रजनी बहू, यहाँ बैठकर मजे से टीवी देख रही है और वहां अंदर रसोई में तेरी जेठानी ही सारा काम कर रही है। अरे इतनी निर्लज्ज कैसे हो सकती है तू? अब तो तेरा जला हुआ हाथ भी ठीक हो गया है। चल अपनी जेठानी से खाना बनाना सीख ले। हाँ रजनी, चलो
मैं सिखा देती हूँ तुम्हें। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सीखना है। मैंने हमेशा ही रानी की तरह जीवन बिताया है और अब मैं रसोई में जाकर पसीने नहीं बहाऊंगी। देखिए जीजी, अगर इतना ही आपका काम बढ़ चुका है तो आप माँ जी से काम करवा लो ना, क्योंकि मैं तो रसोई में आने से रही। अरे तुम में इतनी भी शर्म नहीं है क्या? अब अपनी सास से काम करवाओगी क्या तुम इस घर की बहू हो। महारानी बनने की कोशिश मत करो और काम में मेरा हाथ बटाओ। जी, आप भी मेरी जेठानी हो तो आप भी मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो और आइंदा से मुझसे इस तरह से बात करने की कोशिश भी मत करना। करूंगी मैं, जरूर करूंगी। तुम्हारी गलतियों को हम बढ़ावा नहीं देने वाले। हे भगवान, मेरे अच्छे खासे दिन की वाट लगा दी आपने। मजे से टीवी देख रही थी मैं। अरे आप लोगों की यही दिक्कत है ना कि घर के सारे काम सही से नहीं हो रहे हैं। तो ठीक है, मैं गांव से मेरे घर का नौकर बुलवाती हूँ, फिर वो मेरे हिस्से के सारे काम कर लेगा। अरे अब ये क्या बात हुई भला? रहने दे प्रियंका बहू, अगर ये इतना कह रही है तो बुलाने दे इसे अपने गांव के नौकर को। हमें क्या है, हमें थोड़ी ना उसे अपने जेब से पैसे देने हैं। फिर रजनी गांव के नौकर हप्पू को बुलाती है। वो अब एक टाइम का खाना बनाने लगता है। तो कैसन लगा मेरे हाथ का खाना? ना एकदम लल्लन टॉप। क्यों नहीं होगा हप्पू, तुम तो बिल्कुल कमाल ही कर देते हो। यहाँ शहर का खाना खाओ खाओ के तो मैं एकदम पक गई थी, लेकिन अच्छा हुआ जो तुम गांव के मसाले साथ में लेकर आ गए और इतने दिनों बाद आज खाना खाकर मेरा मन तो तृप्त ही हो गया। अरे वाह, धन्यवाद छोटी मालकिन। खाने का स्वाद तो एकदम अच्छा है ना प्रियंका बहू? हाँ माँ जी, सच में खाना तो बहुत ही टेस्टी है। ये सारा जादू हमारे गांव के मसालों का है जो हमारे घर के ओखल में पीसा जाता है। चलो बढ़िया है, आखिर गांव का स्वाद तो अलग ही होता है। अब ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं और घर के सभी लोग अप्पू के हाथ के बने खाने को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उसके बाद बस बहुत हो गया अप्पू, अब से तुम खाना नहीं बनाओगे क्या? लेकिन क्यों माँ जी? अरे रजनी, अप्पू जिस प्रकार का खाना बनाता है वो हम शहरी लोग रोजाना नहीं खा सकते हैं। उसमें डाले जाने वाले तेल, मसाले और अन्य चीजों के कारण माची और मेरा गला खराब हो गया है। पेट में भी बहुत गड़बड़ हो रही है और तुम्हारे जेठ जी के सीने में भी कल रात से जलन हो रही है। और तुम्हें तो पता ही होगा, देवर जी का भी पेट खराब हो गया है। हाँ रजनी बहू, इसे वापस गांव भेज दे और तू ही सीख ले शहर का खाना बनाना। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये आप दोनों का नया नाटक है, अप्पू को गांव भेजकर मुझसे काम करवाने का। अरे कितनी नालायक हो सकती हो आप दोनों। रजनी, बस बहुत हुआ। कोई कुछ बोलता नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी। अरे तुम्हें थोड़ी तो समझ होनी चाहिए ना कि हम शहरी लोग हैं और तुम हमें कुछ भी खिलाओगी और हम वो चुपचाप खाते रहेंगे, भले ही उससे हमारी तबीयत ही क्यों ना खराब हो जाए। क्यों? सही कहा ना मैंने? अभय, तुम हमेशा सबके सामने मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी इन हरकतों के बारे में अपने पापा से कह दूंगी, फिर वही देख लेंगे तुम्हें। अरे जाओ जाओ, जिससे जो कहना है कह दो। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि तुम खुद ही चली जाओ अपने मायके, कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की। क्या? हाँ, सही सुना तुमने। तुम्हारे नखरे सहन करने के लिए हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, बहू हो, मालकिन या महारानी नहीं। इसलिए तुम जहाँ की महारानी हो वही जाकर रहो और वही हमारे लिए भी अच्छा होगा। अरे तुम क्या मुझे जाने के लिए कह रहे हो? मैं खुद ही यहाँ तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। मेरा घर तो बहुत सुंदर है और यहाँ इस चिकचिक में रहने से अच्छा तो यही है कि मैं अपने घर ही जाकर रहूं। हाँ तो ठीक है ना, जा अपने राजमहल में जाकर रह ले और दोबारा लौटकर आना भी मत। इस तरह से अंत में रजनी घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है और उसके बाद सभी फिर से चैन से रहने लगते हैं।
रोशनी अपने पति संदीप और सास प्रतिभा के साथ रहती है। एक दिन की बात है जब संदीप छत पर बैठा होता है और बैठे बैठे मस्त जलेबियां खा रहा होता है। ये लो, और तुम तो बस बैठे बैठे ठूसते रहो। वाह वाह वाह, क्या कमाल की जलेबी बनाई है तुमने रोशनी, सच में खाकर तो बड़ा मजा आ गया। और कुछ आता भी है क्या तुम्हें? बस दिन रात चढ़ते रहते हो। एक नंबर के लुच्चे और नालायक पति हो तुम। अरे यार रोशनी, चिल करो ना, कितना बोलोगी? तभी रोशनी की नजर सामने की छत पर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसका नया पड़ोसी वहां पर वर्कआउट कर रहा है। हाय, क्या नजारा है! वो देखो, सामने की छत पर ये हमारे नए पड़ोसी हैं। कल ही शिफ्ट हुए हैं। मेरी नई पड़ोसन का पति तो कितना हॉट, हैंडसम और हैपनिंग है, और तुम देखो एकदम पेटूराम हो। अरे कुछ तो शर्म करो। उसे देखो, वो कितना स्मार्ट है। काश तुमसे पहले वो ही मुझे मिल जाता। अरे धीरे बोलो रोशनी, क्योंकि माँ ने अगर तुम्हारी बातें सुन ली तो जमकर तुम पर तानों की बौछार करेगी। अरे बाबा, एक ही तो लाइफ होती है, और मुझे अपनी लाइफ में 3 चीजों से ही प्यार है। एक तो माँ है, दूसरा तुम, और तीसरा है खाना। और अगर मैं खाने में ही परहेज करता रहा तो मैं तो पूरी तरह सूख ही जाऊंगा। और वैसे भी व्यक्ति को मन से अच्छा होना चाहिए। बाहरी सुंदरता का क्या है, आज है तो कल ढल जाएगी। तुम तो बस यही कहते रहो और मेरी और अपनी जिंदगी खराब करो। लेकिन रोशनी, उसमें बुराई भी क्या है? अगर मुझे खाना पसंद है तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? जाने दो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। फिर रोशनी वहां से रूठकर चली जाती है। फिर एक दिन रोशनी को उस पड़ोसन के पति का फोन आता है। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? अरे हाँ भाई, आ रही है। भोग ना जल्दी। कौन बोल रहा है और क्या काम है? जी मैं आपका नया पड़ोसी बात कर रहा हूँ, विवान चतुर्वेदी। मैंने आपका फोन नंबर मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप से लिया है। क्या विवान जी, आप बताइए ना, कैसे फोन किया मुझे? वैसे मैंने आपकी बीवी से कल बात की थी। वो दूध वाले का नंबर मांग रही थी। उनसे मिलकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेरी आयशा तो है ही बहुत अच्छी, इसीलिए मैं उससे इतना प्यार करता हूँ। हाउ स्वीट। वैसे आज हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं। परसों उसका जन्मदिन है ना, इसीलिए आज कुछ तोहफे और बाकी चीजें आएगी पार्सल में, और हमें घर आते आते लेट हो जाएगा। इसीलिए आप प्लीज उसे अपने पास रख लेना। फिर बाद में जब हम घर आएंगे तब आपसे ले सकेंगे। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे नहीं विवान जी, मुझे क्यों दिक्कत होगी? मैं रख लूंगी अपने पास। फिर आपके घर आने पर मैं उन्हें वापस लौटा दूंगी। ठीक है आयशा जी, थैंक यू सो मच। और हाँ, वैसे पड़ोसियों को तो क्या न्योता देना, लेकिन आप अपने परिवार के साथ परसों आयशा की बर्थडे पार्टी में जरूर आना। जी विवान जी, हम लोग पक्का आएंगे। फिर रोशनी फोन कॉल कट कर देती है, जिसके बाद दोपहर तक सारे तोहफे और बाकी की चीजें डिलीवर हो जाती है। और उन्हें देखकर रोशनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह, इतने सारे महंगे और बढ़िया से तोहफे हैं। सच में विवान तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। वो तो बार बार फोन पर भी बस मेरी आयशा ही करता जा रहा था। और एक मेरा पति है। फिर जब विवान घर आता है तब रोशनी उसे वो सारे गिफ्ट दे देती है, और रात होने पर वो अपनी रसोई की खिड़की में खड़ी रहकर दूरबीन लगाकर विवान और आयशा के घर को देखती है, जहाँ पर विवान आयशा को बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है। वाओ, ये आदमी तो अपनी बीवी के लिए मजनू बना बैठा है। और ये दोनों साथ में कितने सुंदर लग रहे हैं।
और वो भी उसे कितने प्यार से खिला रहा है। काश मेरी किस्मत में भी इस संदीप की जगह पर ऐसा ही कोई हैंडसम और केयरिंग पति होता तो मेरी लाइफ भी कितनी सुंदर होती। फिर 2 दिन बाद रोशनी और संदीप आयशा की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर विवान आयशा को सबके सामने डायमंड रिंग गिफ्ट करता है। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय स्वीट हार्ट। ये रिंग तुम्हारे लिए। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच बेबी। यू आर मोस्ट वेलकम आयशा। आई लव यू। आई लव यू टू विवान। देखो संदीप, इसने अपनी बीवी के लिए डायमंड की रिंग लाई है। ना जाने तुम मुझे कब दोगे। बहुत जल्द दूंगा रोशनी, तुम टेंशन मत लो। अरे क्या टेंशन नहीं लूं, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन तो तुम ही हो। फिर थोड़ी देर बाद में सारे कपल्स डांस करने लगते हैं। तभी रोशनी और संदीप भी डांस करते हैं, लेकिन संदीप की वजह से रोशनी धड़ाम करके कोने में गिर जाती है और उस पर सभी लोग खूब हंसने लगते हैं, जिस वजह से उसकी काफी बेइज्जती हो जाती है। अरे कैसा पति है ये, बीवी के साथ डांस कर रहा है या कुश्ती लड़ रहा है। और नहीं तो क्या, बेचारी इसकी बीवी। ओह नो, आप ठीक तो हो ना रोशनी? हाँ आयशा, मैं ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी रोशनी, मैं तो बस तुम्हें हल्के हाथ से ही घुमा रहा था। लेकिन संदीप भाई, अगर आपको डांस करने आता ही नहीं तो आपने किया ही क्यों? अब देखिए, रोशनी जी की कमर पर चोट आ गई है। रोशनी उस वक्त संदीप से कुछ भी नहीं बोलती और वो अपने घर चली आती है। रोशनी, आई एम रियली सॉरी बाबा, प्लीज ऐसे चुप मत बैठो, कुछ तो बोलो यार। अरे तुम चुप रहो, एक नंबर के नालायक पति हो तुम। अरे तुम्हें तो ठीक से डांस भी करने नहीं आता, बस खाने के लिए पैदा हुए हो, और तो कोई काम तुमसे होने से रहा। मुझे माफ कर दो रोशनी, लेकिन मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम गिर जाओगी। अरे चुप रहो, मेरा तो नसीब ही खराब है जो मेरी शादी तुमसे हो गई। अरे उस पड़ोसन के पति को देखो, वो उसका कितना ख्याल रखता है, उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है, उसकी हर एक छोटी खुशी का ध्यान रखता है। और एक तुम हो जो मुझे टेंशन और थकान के अलावा और कुछ भी नहीं देते। अरे ओ निठल्ली, ज्यादा बकर बकर मत कर, वरना जबान काट कर फेंक दूंगी तेरी। मेरे बेटे ने जानबूझ के धक्का नहीं दिया तुझे। उसका हाथ अगर 2.5 किलो का है तो वो बेचारा भी क्या करेगा उसमें। और तुझे तो उसकी बस गलती ही दिखाई देती है, लेकिन उसने तेरी खुशी के लिए डांस ना आने के बावजूद भी तेरे साथ डांस किया है। उसने तेरा दिल रखा और उसका ये भाव तुझे नहीं दिखाई दिया। एक नंबर की गधी और बेवकूफ है तू, और तेरी यही सजा है कि तू अब इसी टूटी कमर के साथ घर के सारे काम करेगी। हाँ हाँ, आपसे तो और मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ माँ जी। आपको तो बस अपने बेटे की अच्छाई ही दिखाई देती है। बहू तो वैसे भी मुफ्त की नौकरानी ही होती है ना। उन दोनों के साथ झगड़ा करके रोशनी आराम से ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। फिर एक दिन जब रोशनी बाजार में सब्जी खरीदने जाती है, तभी उसे वहां पर विवान दिखता है, जो घर के लिए सब्जी खरीद रहा होता है। अरे रोशनी जी, आप यहाँ पर? और अब आपकी तबीयत कैसी है? जी विवान जी, अभी मैं ठीक हूँ। मैं तो बस घर के लिए सामान और कुछ सब्जियां लेने आई थी। आप भी यहाँ पर सब्जियां लेने आए हो क्या? हाँ रोशनी जी, आज आयशा का आराम करने का मन है, इसीलिए मैं ही सब्जियां ले रहा हूँ। उसे ये लौकी की सब्जी बहुत पसंद है, इसीलिए आज तो मैं उसके लिए यही बनाऊंगा। क्या बात है विवान जी, आप आयशा के लिए खाना भी बनाते हो? हाँ रोशनी जी, मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर आयशा को खिलाना बहुत अच्छा लगता है, और उसे भी मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है विवान जी, मानना पड़ेगा, आप एक आइडियल हस्बैंड हो।
जी शुक्रिया, लेकिन मेरी आयशा भी एक आइडियल वाइफ है, इसीलिए हम दोनों के बीच इतना प्यार बना हुआ है। फिर रोशनी सब्जियां खरीदने लगती है। तभी उसे संदीप का कॉल आता है। बको, क्या हुआ? क्यों फोन किया तुमने? अरे रोशनी, आज शाम को तुम दम आलू की सब्जी और रोटी बनाना, वो भी कसूरी मेथी और ढेर सारे मसाले डालकर, और वो पुदीने की शिकंजी भी बनाना। उसका वीडियो मैंने तुम्हें भेज दिया है, सेम टू सेम वैसे ही बनाना। तुम तो बस ऑर्डर ही देते रहो। यहाँ वो पड़ोसन का पति बाजार में अपनी बीवी के लिए तपती धूप में सब्जियां खरीद रहा है, और अब घर जाकर वो उसके लिए खाना भी बनाएगा। और एक तुम हो जो मेरे लिए सब्जी खरीद कर बनाना तो क्या, मेरे साथ कभी बाजार में सब्जी का थैला भी नहीं पकड़ते। नॉनसेंस कही के। रखो फोन। फिर रोशनी गुस्से में फोन कॉल कट कर देती है, जिसके बाद संदीप तय करता है कि वो उसकी बीवी के लिए सरप्राइज प्लान करेगा। फिर वो अपनी माँ की मदद लेकर रोशनी के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट और घर पर उसकी पसंद की डिश बनाता है। ओ माय गॉड, ये सब क्या है संदीप? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? अरे नहीं रोशनी, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। ये देखो, तुम्हारी मनपसंद डिश, खाओ ना इसे। फिर जब रोशनी वो खाना चखती है तभी इयो, और ये नूडल्स और सैंडविचेस कितने घटिया बने हैं। आज तक मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। और ये क्या लेकर आए हो तुम? ये बैग और ये ड्रेस, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया तुमने तो। मुझे लगा था कि मेरे ताने सुन सुनकर थोड़ा तो तुम में सुधार आ जाएगा, लेकिन नहीं, कुत्ते की दुम तो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। ये कहावत भूल बैठी थी मैं। लेकिन रोशनी, ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है और पूरे दिल से किया है। वो तो दिख ही रहा है कि कितने प्यार से और दिल से किया है। झूठे कही के। बस बहुत हुआ बहू, आजकल तू बहुत ज्यादा बोल रही है। अरे मेरे बेटे ने अपनी ऑफिस की छुट्टी लेकर तेरे लिए इतनी धूप में शॉपिंग की और घर आकर रसोई में 2 से 3 घंटे पसीना बहाकर ये सारे पकवान बनाए, और तू कह रही है कि झूठा है ये? अरे भले ही इसने तेरे लिए जो भी लाया है वो तुझे ना पसंद हो, उसके सारे पदार्थ बेस्वाद बने हो, लेकिन तू यह सब देखने की जगह पर अपने पति का प्यार देखना, इसके अच्छे गुण गिन लेती। नालायक कहीं की, तुझे तो बस दूसरों का प्यार ही दिखाई देता है, लेकिन अपने पति का प्यार तो कभी देखती ही नहीं तू। हर किसी को प्यार जताना नहीं आता बहू, लेकिन उसमें भी अगर कोई जताता है तो तुझे उसकी कदर करनी चाहिए। और रोशनी, तुम तो मेरी तुलना हमेशा उस विवान से करती हो, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि मुझ में और उसमें काफी अंतर है। हम दोनों की प्रायोरिटीज भी अलग अलग है। अरे मुझे तो खाना पीना कितना पसंद है, और अभी अभी मैं तुम्हारी बातें सुनकर अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एकदम से थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। और किसी से प्यार उसके मन को देखकर किया जाता है, ना कि उसके तन को देखकर। और हर किसी का प्यार जताने का और दिखाने का तरीका अलग होता है बहू। और तुम तो हमेशा उसे एक आइडियल हस्बैंड कहती हो ना, तो आज तुम मेरी बात भी सुन लो कि उसकी बीवी भी एक आइडियल वाइफ है, क्योंकि उसकी बीवी भी उतनी ही सुंदर, उतनी ही केयरिंग और उतनी ही दिलदार है। लेकिन तुम्हें देखो, तुम्हारे मुंह पर 24 घंटे 12 बजे होते हैं। अरे अगर तुमसे 2 मीठी बातें करने जाओ तब भी तुम कड़वे ताने ही देती हो। प्रतिभा और संदीप की ये बातें सुनकर रोशनी को बहुत बुरा लगता है और वह बहुत भावुक हो जाती है। मुझे माफ कर दो संदीप, मैंने हमेशा तुम्हें उस पड़ोसन के पति से कंपेयर किया है, लेकिन कभी तुम्हारी अच्छाई देख नहीं पाई और कभी तुम्हें वो सब करने का मौका ही नहीं दिया। बस अपने मुंह से जहर उगलती रही। लेकिन आज मुझे समझ आ चुका है
कि तुम कितने अच्छे और सच्चे हो। आई लव यू संदीप, तुम सच में एक आइडियल हस्बैंड हो। आज तक मैंने तुम्हें कितने ताने दिए, लेकिन तुमने मेरा कभी तिरस्कार नहीं किया। मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी संदीप, मुझे माफ कर दो। फिर संदीप और प्रतिभा रोशनी को माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो तीनों खुशी से साथ रहते हैं। अंकिता अपनी सास पद्मा, ससुर ब्रिजमोहन और पति नितिन के साथ रहती है। उसकी ननद मयूरी को एक बेटी होती है, जिसका नाम सिया होता है। मयूरी का पति दूसरे शहर में नौकरी पर होता है, जिस कारण वो अलग रहता है और मयूरी अक्सर अपने मायके जाकर 2 से 3 दिन तक रहती है। फिर एक दिन वो अचानक से अपने मायके पहुंच जाती है। अरे मयूरी दीदी, आप वापस आ गई? और ये क्या, इतने सारे बैग्स? हाँ अंकिता, अब मैं यहाँ पर 2 से 3 दिन नहीं बल्कि लंबे समय के लिए रहने आई हूँ। अब सिया के पापा को जल्दी छुट्टी नहीं मिलने वाली है, तो वो अब लंबे समय के बाद ही आएंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि उतने टाइम तक मैं यहीं पर रह लूं। मयूरी की ये बातें सुनकर अंकिता को बहुत गुस्सा आता है। हे भगवान, अब तो ये आफत मेरा खून चूस कर ही मानेगी। अरे वाह बेटी, ये तूने बहुत सही किया जो यहीं पर रहने आ गई। अरे मेरी सिया लाडो, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ नानी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ लाडो रानी। कितनी बड़ी और सयानी होती जा रही है मेरी नातिन, नजर ना लगे तुझे किसी की। मायके में रहते हुए मयूरी किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती और बस फरमाइश पे फरमाइश ही करती रहती है, जिससे अंकिता का माथा फिरता रहता है। फिर एक सुबह, अरे बहू, जल्दी से मयूरी के लिए वो मसाले डोसे बना दे, मक्खन वाले। और हाँ, मेरे लिए उपमा बना देना। और ये सब होने के बाद में सिया के लिए चॉकलेट वाला दूध और ब्रेड जाम भी बना दे, ठीक है ना? अरे क्या माँ जी, सुबह सुबह इतनी सारी फरमाइशें। क्या आपको नहीं लगता कि दीदी को अपने काम खुद कर लेने चाहिए? और आप उनकी नौकरानी बनकर क्यों आ रही हो? अभी तक वो उठी भी नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा माँ जी? ए अंकिता बहू, ये मयूरी का ससुराल नहीं है, उसका मायका है और वो यहाँ पर चाहे जो करना है कर सकती है। तू उसे रोकने टोकने वाली कोई नहीं होती। तू इस घर की बहू है और ये सारी जिम्मेदारियां निभाना तेरा फर्ज है। आइंदा से अपना ये गटर जैसा मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचना। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अंकिता को बहुत गुस्सा आ जाता है। इस तरह पद्मा और मयूरी दिन भर अंकिता से स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाती है और अंकिता भी उफ किए बिना उनकी सारी फरमाइशें पूरी करती है। फिर एक दिन अंकिता को उसकी सहेलियों के साथ मूवी देखने के लिए जाना होता है। तभी अचानक से पद्मा और मयूरी उसे रोक लेती है। अरे अंकिता, सुनो ना, मुझे आज दही भल्ले खाने का बहुत मन कर रहा है, इसीलिए प्लीज बना दो ना। लेकिन दीदी। अरे क्या लेकिन, मुझे भी वो घी में तले हुए मालपुए खाने का बहुत मन कर रहा है, उसे भी बना दे। पर माँ जी, मुझे अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाना है, मैंने आपको पहले ही बोला था ना। वो सब मुझे नहीं पता, तू तो अपने सहेलियों से कभी भी मिल सकती है। तेरी सहेलियां क्या मरी जा रही है क्या? बाद में चली जाना। तू अब कोई जवान लड़की नहीं रही जो बस इधर से उधर जब जी चाहे जा सकती है। तू अब एक बहू है, इसीलिए अपना बहू धर्म निभा और ये नाटक मेरे सामने मत कर। चल जा अब। ठीक है। फिर अंकिता गुस्सा होकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन दोनों भुक्कड़ माँ बेटी की फरमाइशें रुकने का नाम ही नहीं लेती। ना ही मयूरी कोई काम में हाथ बटाती है, जिससे अंकिता का पारा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। पद्मा, आज शाम को मेहमान आने वाले हैं घर पर, इसीलिए सारा खाना
टाइम पर सही तरह से बन जाना चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखना। हाँ ब्रिजमोहन जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सारा खाना समय से बहू से बनवा लूंगी। इतना कहकर ब्रिजमोहन वहां से चला जाता है और तभी वहां पर अंकिता आती है। माँ जी, मैं अकेली कैसे बनाऊंगी इतने मेहमानों का खाना? पूरी ना सही, लेकिन थोड़ी तो मदद चाहिए ना मुझे भी। नहीं बहू, सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। मयूरी भी पार्लर गई है, उसके बाद वो शॉपिंग पे जाने वाली है। मयूरी अपने मायके में रहने के पूरे मजे लेती है और सारी सजा बेचारी अंकिता को भुगतनी पड़ती है। लेकिन एक दिन अंकिता ठान लेती है कि वो दोनों माँ बेटी को सबक तो सिखा कर ही रहेगी। बस बहुत हुआ इन दोनों माँ बेटी का नाटक। माँ और मेरी ननद दोनों तो रिश्तों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं मेरे साथ। एक तरफ ननद है जो होने का फुल फायदा उठा रही है और दूसरी तरफ मेरी सास है जो अपनी बेटी से कुछ कहती ही नहीं, सिर्फ मुझसे ही दुनिया भर का काम करवाती है। आधे दिन तो मैं रसोई में ही पड़ी रहती हूँ, लेकिन अब और नहीं। अब तो मुझे भी इनकी भाषा में ही, इन्हीं के तरीके से रसोई की पॉलिटिक्स करनी होगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। पापा जी को झगड़े से सब नफरत है और वो अगर किसी को झगड़ते हुए देख लेते हैं तो तुरंत उस व्यक्ति का खाना पीना बंद करने की सजा देते हैं। तो अब तय रहा, मैं भी यही चाल चलूंगी। फिर अंकिता अपनी सास और ननद को आपस में लड़वाने की कोशिश में जुट जाती है और जब मयूरी उसके कमरे से गुजर रही होती है तभी वो जानबूझकर फोन पर बात करने का नाटक करती है। हाँ यार रवीना, क्या बताऊं तुझे, मेरी सास तो अपनी बेटी से पूरी तरह तंग आ चुकी है। वो तो कह रही थी मुझसे कि उसकी बेटी तो बस भैंस की तरह दिन रात चरती ही रहती है, ना तो कोई घर का काम करती है और ना ही 2 पैसे देती है। वो तो ये भी कह रही थी कि आजकल उसका तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और उनकी ये बातें सुन सुनकर मेरा तो दिमाग फटे ही जा रहा है, क्योंकि वो तो सारी बातें मुझसे ही आकर शेयर करती है, अपनी बेटी को कुछ बोल जो नहीं सकती। अंकिता की बातें सुनकर मयूरी को बहुत गुस्सा आता है। क्या मम्मी मेरे बारे में ऐसा कह रही है? नहीं, अब तो मैं मम्मी से इस बारे में बात करके ही रहूंगी। फिर मयूरी अपनी माँ के पास जाकर झगड़ा करने लगती है। अरे नालायक लड़की, ये तो सब क्या कह रही है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मैं अच्छे से जानती हूँ माँ कि ये सारी बातें आपने ही कही है और आप अभी इस वक्त झूठ बोल रही है। आपके लिए मैं और मेरी बेटी बोझ बन चुके हैं ना माँ। अरे इतनी कपटी और पापी कैसे हो सकती हो आप? आपको तो सच में पाप लगेगा माँ। जबान संभाल कर बात कर मयूरी, भूल मत मैं तेरी माँ हूँ, कोई पड़ोसन नहीं। अरे काहे की माँ, अगर आप मेरी माँ होती तो मेरे लिए ऐसे कड़वे शब्द इस्तेमाल ही नहीं करती। लानत है आप पर माँ होने के नाते। आपने आज अपनी औकात दिखा दी माँ। सब दिखावे का प्यार होता है आपका, और कुछ नहीं। हाय कल मुही निर्लज्ज लड़की, मैं सुनकर ले रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी भोगती जाए। किसने पट्टी पढ़ाई है तुझे? कहाँ से सुना है तूने कि मैं तेरे बारे में बुराई कर रही हूँ? कहीं से भी सुना हो? आपको उससे क्या मतलब है? सच तो ये है कि आपके लिए मैं वाकई में पराई हो चुकी हूँ। आज पता चल ही गया माँ कि आपके मन में कितना मैल है। उनके झगड़े की आवाज सुनकर ब्रिजमोहन वहां पर आ जाता है। बस बहुत हुआ तुम दोनों माँ बेटी का ये तमाशा। ये मेरा घर है और तुम दोनों को इतना ही लड़ने का शौक है तो जाकर बिग बॉस में लड़ाई करो नालायकों। अरे लड़ाई झगड़े करके मेरे घर में पनौती लाना चाहती हो क्या तुम दोनों? घर में एक छोटी बच्ची है, कम से कम उस बात की तो शर्म करो। देखो पापा, ये सारी मम्मी की गलती है, वही मेरे बारे में क्या क्या बोल रही है। चुप, एकदम चुप। अंकिता बहू, आज से तुम इन दोनों को केवल सूखी रोटी और दाल दोगी
वो भी शादी वाली। जब खाने के लिए तरसेगी तब इन दोनों के घुटनों में दबी हुई अकल ठिकाने पर आएगी। लेकिन ब्रिजमोहन जी, मेरी बात तो सुनिए, ये सजा हमें मत दीजिए। लेकिन ब्रिजमोहन उन दोनों की कोई बात नहीं सुनता और उन्हें सजा देकर वहां से चला जाता है। और जिसका अंकिता को इंतजार था वही होता है। और ऐसे ही अब पद्मा और मयूरी अपनी फरमाइशें करना बंद करती है, जिस वजह से अंकिता का काम काफी कम हो जाता है। मैं जानती थी यही होगा और वही हो रहा है। पापा जी ने मयूरी और माँ जी को सजा दे दी, लेकिन अभी भी मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है। इस पॉलिटिक्स के हर पहलू को मैं सही तरह से खेलूंगी। ये तो बस अभी का बंदोबस्त है, लेकिन अब होगा परमानेंट बंदोबस्त। जब परमानेंटली रसोई की सारी ड्यूटी मयूरी दीदी को जाएगी तब आएगा असली मजा। फिर अंकिता जाकर अपनी सास के कान भरने लगती है। माँ जी, अब देखिए ना, ऐसा भी कौन अपनी माँ से बात करता है। मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती और ना ही कभी ऐसा करने के बारे में सोच सकती हूँ। अगर मैंने ऐसे कुछ गलती से कह भी दिया तो मेरी माँ तो मुझे वही 2 थप्पड़ रख देगी। अब क्या कर सकते हैं बहू, हमारी तो बेटी ही नालायक निकली। देखिए माँ जी, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन ये सब आपके ही लाड़ प्यार का नतीजा है। आपने ही उसे सर पर चढ़ाया रखा है। आप तो उन्हें कोई काम भी नहीं देते और ऊपर से उन्हें इतनी ढील दे रखी है, और वही बात आज आप पर इतनी भारी पड़ रही है। हाँ अंकिता बहू, ये बात तो तू एकदम सही कह रही है। मैंने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। अगर वो घर के 4 काम करेगी तभी उसे समझ आएगा कि आखिर काम होता क्या है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाकर वो हमें हल्के में लेना बंद करेगी और उसे हमारी कीमत पता चलेगी। पद्मा अंकिता के बहकावे में आकर बहक जाती है और वो मयूरी के पास जाकर उसे सुनाने लगती है। ओए महारानी, मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर तुझे इस घर में रहना है तो यहाँ पर काम भी करना पड़ेगा। क्या? हाँ, तेरे मेल से भरे हुए कानों ने बिल्कुल सही सुना। बहुत कर लिया तूने आज तक आराम। अरे तू इस घर की बेटी है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू 24 घंटे बस आराम ही करती रहे। जैसे अपने पति के घर पर सारे काम खुद करती है, वैसे ही अब बहू के आधे काम तू करेगी। बता बहू, कौन से आधे काम सौंपना चाहती है तू मयूरी को? माँ जी, घर में बहुत सारे काम होते हैं, बाकी के काम तो मैं कर लूंगी, लेकिन रसोई के कामों में मुझे बहुत थकावट होती है, तो आप रसोई के काम दीदी को सौंप दीजिए। क्या? लेकिन भाभी, आधे से ज्यादा काम तो रसोई में ही होता है। हाँ तो क्या हुआ, अब आगे से तुझे वही काम करने हैं। और अगर तू रसोई के काम नहीं करना चाहती तो बोरिया बिस्तर बांध ले और चलती बन यहाँ से। अब आगे तेरी मर्जी। हाँ 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 हाँ, फाइनली वो दिन आ ही गया। कितना अच्छा लग रहा है। माँ जी से मुझे तो कोई बैर नहीं, वो मेरी सास है और उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। लेकिन ये मेरी मनहूस ननद, इसे तो मैं मुफ्त में आराम भी करने नहीं दूंगी यहाँ पर, क्योंकि ये भले ही उसका मायका है, लेकिन अब मेरा ससुराल भी है। इसे तो यहाँ पर काम करने ही पड़ेंगे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर मयूरी अपना सर पकड़ लेती है और इस तरह अंत में अंकिता अपनी रसोई की पॉलिटिक्स में बाजी मार जाती है और उसका पैंतरा काम कर जाता है, जिसके बाद मयूरी ही रसोई के सारे काम करने लगती है और अंकिता आराम से बाकी के काम निपटाती है।